आप सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि आपको पीछे 2 क्लासों में हिंदी वर्णमाला का कुछ भाग करा दिया गया है, उसी का शेष भाग आज की क्लास में कंप्लीट कराया जाएगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने संबंधित जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को हमारे इस YouTube चैनल की लिंक अवश्य भेजें, जिससे वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और सभी लोगों तक ये पहुंच सके कि कोचिंग के क्लास हम YouTube पर उपलब्ध हो रहे हैं। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले आपको स्वर पढ़ाए गए, फिर व्यंजन पढ़ाए गए। व्यंजन में कुछ शेष भाग रह गया था, जैसे आपको बताया गया था कल वायु संवेग के आधार पर वर्णों के क्रम, वर्णों के प्रकार। तो उसमें होता है एक तो आपका अल्प प्राण और महाप्राण। आज आपको तारत्व के आधार पर वर्णों के भेद पढ़ाए जाएंगे। देखिए, तारत्व के आधार पर वर्ण के भेद। तारत्व के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहले ये समझिए तारत्व क्या होता है। तारत्व का मतलब होता है आवाज का पैनापन या तारत्व के आधार पर वर्णों के भेद। तारत्व के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका घोष, इसी को बोलते हैं सघोष। दूसरा होता है आपका अघोष। तारत्व क्या है, एक मिनट इसे भी समझिए। तारत्व का तात्पर्य ध्वनि के पतले या तीखेपन से होता है। जिस ध्वनि में पतलापन या तीखापन अधिक होता है उसका तारत्व अधिक होता है, जिसमें कम होता है उसका तारत्व कम होता है। जैसे महिलाओं की आवाज का तारत्व पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है। मच्छर की भनभनाहट का भी तारत्व अधिक होता है। इसी तारत्व के आधार पर वर्णों के 2 भेद कर दिए गए हैं। एक तो आपका है सघोष, दूसरा है अघोष। परीक्षा में अक्सर यहाँ से प्रश्न उठता है और स्टूडेंट परीक्षा हॉल में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है सघोष और अघोष वर्णों में। आज आपको बड़ा तरीके से बता दिया जाएगा और आप कभी भी शायद कंफ्यूजन न हो सघोष क्या है और अघोष क्या है। सघोष का मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में घर्षण, घोष माने घर्षण, सघोष माने अच्छे से घर्षण, एक ही मतलब है दोनों का। जिन वर्णों के उच्चारण में घर्षण अधिक उत्पन्न हो उन्हें हम सघोष कहते हैं। यानी प्रकंपन तारत्व अधिक पैदा हो जाता है उन्हें हम सघोष कहते हैं। जिनके उच्चारण में प्रकंपन तारत्व कम पैदा होता है उन्हें अघोष कहा जाता है। अमाने नहीं, घोष माने घर्षण। अब आप एक साथ देख लीजिए सघोष वर्ण कौन से और अघोष वर्ण कौन से। जैसे आपके का वर्ग के जो शब्द हैं एक साथ पूरा कंप्लीट देख लीजिए। एक साथ तुलनात्मक, सॉरी
ये आपकी वर्णमाला पूरी एक सिस्टमेटिक लग गई है। का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है। इनका जो उच्चारण होता है वो होता है कंठ से। दूसरे का जो होता है वो ताल से होता है। इनका होता है मूर्धा से। जो ता था दा दा इनका होता है दंत से। पा फा भा भा मा इनका होता है ओष्ठ से। थोड़ा जैसे जब वर्णमाला को पढ़ते से का खा गा घा, ये कंठ से उच्चारित शब्द है। ये ताल से है, ये आपके मूर्धा से है और ये दंत से। अब इन्हीं पर आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो घोष होते हैं आपके या सघोष वर्ग, तो प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है। ये होता है आपका घोष या सघोष वर्ण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और तीसरा जो वर्ण होता है वो होता है आपका अघोष। ये जो है आपके अघोष वर्ण। यदि आप दिमाग में एक साथ में सेटअप कर लें कि जो पीछे के शब्द हैं, यानी पूरे इनको आप वर्ग के अनुसार लिख लेंगे तो पीछे वाले तीनों शब्द सघोष होते हैं और आगे वाले अघोष होते हैं। वैसे भी जैसे हम बोलेंगे का और ख, तो इनमें कम घर्षण पैदा होता है। जैसे आपका गा घा अणा, इनमें अधिक घर्षण पैदा होता है। तो यही से पता लग जाता है ये सघोष है और ये अघोष है। तो आप इसी चीज को दिमाग में सेटअप कर लें। आने वाले जो हैं का और ख, ये अघोष है, कम घर्षण है, कम प्रकंपन है। और ये वाले आपके सघोष हैं, इनमें अधिक प्रकंपन है, अधिक घर्षण है। शायद उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी कौन कौन से शब्द सघोष होते हैं और अघोष होते हैं, अब आगे देखिएगा। अब एक एक को क्रम से आपको पढ़ा देते हैं। अब आप पहले अघोष सघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक प्रकंपन या घर्षण उत्पन्न हो, उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। जिनके उच्चारण में प्रकंपन अधिक हो, शब्द में भी तो घोष लिखा है, घर्षण हो या ठीक, तो उन्हें हम बोलते सघोष। अब इसके तो आपका इसमें कौन कौन सा है उन्हें देखिएगा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष होता है। दूसरे इसके अंतर्गत आते हैं प्रत्येक अंत्यस्थ व्यंजन सघोष होते हैं। आपका प्रत्येक अंत्यस्थ व्यंजन भी सघोष होता है।
अब अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं आपके? या, ला, ला और वा। प्रत्येक अंत्यस्थ व्यंजन भी सघोष होता है। तीसरा कॉलम नंबर बना लीजिए आपका हा वर्ण भी सघोष होता है। हा वर्ण भी सघोष होता है। हा के बारे में थोड़ा सा अलग से, हा को संस्कृत में, हा वर्ण को संस्कृत में अघोष और हिंदी में घोष या सघोष माना जाता है। इसके अलावा भी आपके सघोष और भी वर्ण होते। प्रत्येक स्वर है आपका आ से लेकर के ओ तक वो भी सघोष होता है। प्रत्येक स्वर आ से लेकर औ तक सघोष या घोष होते हैं। ये आपके हो गए कंप्लीट। ये हो गए सघोष वर्ण या घोष वर्ण। अब आपका दूसरा भाग बचा हुआ है इसका, अघोष वर्ण कौन कौन से हैं उन्हें भी एक साथ अब देख लीजिएगा। अघोष वर्ण इसके नाम से ही आ माने नहीं, घा माने, घोष माने घर्षण। जिन वर्णों के उच्चारण में प्रकंपन कम पैदा हो, घर्षण कम पैदा हो, उन्हें अघोष कहते हैं। अघोष वर्ण निम्नलिखित है। जिनके उच्चारण में प्रकंपन कम पैदा हो या घर्षण कम पैदा हो, ऐसे वर्ण अघोष होते हैं। अघोष वर्ण निम्नलिखित हैं। अब देखिए नंबर 1 आपको पहले समझाया गया। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण अघोष होता है। कई बार एग्जाम में पूछे गए, जैसे का और ख, चा और छ, टा और ठा, ता और थ, पा और फा, तो शुरुआत के दोनों ही प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा अघोष होते हैं। उसके अलावा प्रत्येक ऊष्म व्यंजन, नंबर 2, प्रत्येक ऊष्म व्यंजन है को छोड़कर
छोड़कर अघोष होता है। ह को छोड़कर प्रत्येक ऊष्म व्यंजन अघोष होता है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके? सा, सा और सा। इसमें हा भी आता है, लेकिन हा अघोष में चला जाता है, ठीक। इसलिए इसे छोड़ करके ये तीनों ही आपके अघोष होते हैं। हा आपका सघोष में चला जाता है। ये आपके सघोष और अघोष हो गए कंप्लीट। इसके आगे अब आपको जो वर्णमाला के जो शब्द है उच्चारण के स्थान पर किनका उच्चारण कहाँ से होता है, एक साथ उन्हें और देख लीजिएगा। कंठ से का उच्चारण होता है का, खा, गा, घा, अण के अलावा आपका आ और दा, इसके साथ विसर्ग का भी उच्चारण कंठ से होता है। कंठ के बाद जो उच्चारण होता है वो होता है दूसरे स्थान पर ताल। ताल में आपके आते हैं चा वर्ग के शब्द, चा, छा, जा, झा, वा। इसके अलावा भी इस का ताल वर्ग के शब्द, चा वर्ग के शब्दों के अलावा भी आपका छोटी ई, सा और ज्ञान, इनका भी उच्चारण यहीं से होता है। उसके बाद आपका मूर्धा से। मूर्धा से जो उच्चारण होता है वो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ये जो टा वर्ग के शब्द हैं इसके अलावा भी यहाँ से विर, रा और इस सा का उच्चारण स्थान है मूर्धा। उसके अलावा फिर देखिए आगे दंत से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। तो आपके ता वर्ग के सभी शब्द ता, था, दा और ना। इसके अलावा भी आपका लिर है, और आपका ये सा है, इसका भी उच्चारण स्थान यहीं से होता है। अगला जो है आपका ओठ से। ओष्ठ से आपके पा वर्ग के शब्द आते हैं पा, फा, बा। ओष्ठ वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा और इंज्ञा आता है। इसके आगे जो आते हैं वो एक ऐसे भी शब्द हैं जो दो दो स्थानों से एक साथ बोले जाते हैं, जैसे आपका अंतोष्ठ, यानी इसका जो शब्द है इसका उच्चारण दंत से भी होता है, ओष्ठ से भी होता है, वो शब्द आपका हुआ। अगला आपका है कंठ, कंठोष्ठ। इसका जो उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलाकर होता है, वो है आपका ओ और औ। इन दोनों को कंठ और ओष्ठ से मिलाकर के बोला जाता है। फिर कंठ और ताल वाला, कंठ ताल,
यानी कंठ ताल से एक साथ इसका उच्चारण होता है, वो आपका है ए और ऐ। उसके बाद है कंठ और मूर्धा से, मूर्धा से उच्चारण होता है आपका छेक। उसके अलावा जो आपका त्र है, त्र का उच्चारण होता है दंत और मूर्धा से। उसके बाद आपके नासिका से भी कभी कभार एग्जाम में पूछता है, नासिका से किनका उच्चारण होता है। जो प्रत्येक वर्ग के अंतिम 5वें वर्ण, जैसे आपका आ है, माँ है, ला है, ना है, ठीक, और उभा, इन शब्दों का जो उच्चारण है वो नासिका से होता है, नाक के स्वर से बोले जाते हैं। इस प्रकार से आपका हिंदी वर्णमाला का ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। यदि आप पूरे ध्यान से मन से पढ़ेंगे तो किसी भी एग्जाम में, चाहे आपका लेखपाल हो, पुलिस हो, ग्राम पंचायत अधिकारी हो, टोटल में आपको कंप्लीट क्वेश्चन इसी के अंदर से मिलेंगे। और इसी के साथ साथ अभी जो हिंदी के साथ आपको आगे एक क्लास जीएस का भी मिलने लगेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।